हेलो दोस्तों, विस्डम टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 8वां वेतन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, ताकि भविष्य में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें प्रत्येक एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से प्रभावित मानी जाएगी? ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो 8वां वेतन आयोग की सिफारिश की तिथि कब से मानी जाएगी। आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2025 है, और 15 अगस्त 2026 है, 1 जनवरी 2026 है, और 31 मार्च 2027 है। ये कब से मानी जाएगी? आप लोगों को बताना है कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, ये मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी दोस्तों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जो 7वां वेतन आयोग है 31 दिसंबर 2025 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, 7वां वेतन आयोग का। और ये 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है 7वां वेतन, जिसके वजह से ये 8वां वेतन उसकी सिफारिश तिथि जो मानी जाएगी वो आप लोग को 1 जनवरी 2026 को मानी जाएगी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, क्योंकि 7वां वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसीलिए नया आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में वेतन आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि भारत में वेतन आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। आप लोगों के पास ऑप्शन है 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। आप लोग बताना है कि भारत में वेतन आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 साल के। ठीक है, 10 साल के बाद ये अंतराल पर ये आयोग का गठन सामान्यतः किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आज़ादी के बाद से यह परंपरा रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए हर एक 10 वर्ष पर आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि 10 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आप लोग को। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक प्रत्येक सेट में आप लोग सेट बनाए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर बताना है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। न्यायमूर्ति A. के माथुर, न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद देसाई, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति D. वाई चंद्रचूड़, और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति N. बी. रमना। ठीक है, तो आप लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई, इनको 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो 8वां वेतन आयोग जो नियुक्त किए गए हैं रंजना रंजना प्रकाश देसाई को, तो आप लोग को बता दूं कि दोस्तों 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायमूर्ति जो होते हैं उनको ये अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो इस बार किसको चुना गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को कि वेतन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि पे कमीशन जो होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, और तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि वेतन आयोग जो होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये वेतन आयोग जो है वो आते हैं। ठीक है, और इसका और वेतन आयोग जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को, 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम वेतन आयोग
का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बताना है कि भारत में सर्वप्रथम वेतन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, आप लोग को बताना है। आप लोगों के पास ऑप्शन है 1947 में किया गया था, 1950 में, 1946 में, 1952 में। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है कि भारत में प्रथम वेतन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में किया गया था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि भारत में पहला वेतन आयोग का गठन 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946। सी नंबर सही है। फैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप लोग बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि फिटमेट फैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। आप लोग बताना है कि कर्मचारियों के आयु गणना हेतु, कि बी नंबर है नए बेसिक पे के कैलकुलेटर करने के लिए, कि अगला ऑप्शन है केवल बोनस निर्धारण हेतु, और चौथा ऑप्शन है छुट्टी के दिनों की गणना करने के लिए। तो आप लोग को बताना है 6 नंबर क्वेश्चन का कि फिटमेट फैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नए बेसिक पे को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये क्या है तो ये आप लोगों को बता दे रहे हैं दोस्तों कि ये फिटमेट फैक्टर एक मल्टीप्लेयर है जिसे पुराने बेसिक पे से गुना करके नया बेसिक पे निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर बताना है क्वेश्चन कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सातवां वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर कितना निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो सातवां वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर कितना निर्धारित किया गया था। आप लोग का ऑप्शन है 2.15, 2.57, और सी में है 2.86, और डी में है 3.00। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.57 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2.57। जो सातवां वेतन आयोग के फिटमेट फैक्टर फैक्टर कितना पर निर्धारित किया गया था, तो वो 2.57 पर निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जो पिछले जो सातवां वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों के वेतन के लिए 2.57 का फिटमेट फैक्टर का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है दोस्तों। आठवां वेतन आयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा न्यूनतम फिटमेट फैक्टर का क्या अनुमान लगाया गया है। आप लोगों को बताना है कि जो आठवां वेतन आयोग का आयोग जो लागू हो भारत में होने वाला है, तो उसके कुछ विशेषज्ञों ने न्यूनतम फिटमेट फैक्टर का एक अनुमान लगाया है। तो बताना है कि उस अनुमान कितना है, वो कितना लगाया गया है। आप लोग का ऑप्शन है 1.50, कि 1.83, तीन में है कि 2.15, और डी में है 1.90। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.83। जो फिटमेट फैक्टर का अनुमान कुछ विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.83। ठीक है, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेट फैक्टर की सीमा 8 ये अनुमान लगाया गया है दोस्तों 1.83 से 2.46 के बीच अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका हो जाएगा 1.83, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। आप लोग बताना है कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। आप लोग बताना है कि वेतन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, वेतन आयोग जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, आप लोगों के पास ऑप्शन ये है केवल नई नियुक्ति करना, या कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना,
और तीसरा ऑप्शन है चुनाव करवाना, या चौथा ऑप्शन है कर की वसूली करना है। आप लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वेतन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। आप लोग बताना है कि वेतन आयोग जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर सही है, ठीक है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। वेतन आयोग जो होता है वो कर्मचारी के वेतन भत्ते और पेंशन का समीक्षा उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह आयोग केंद्र सरकार के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के वेतन, अलाउंसेंस और पेंशन की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है, ठीक है। जो वेतन आयोग होता है वो क्या करता है, तो यह आयोग के केंद्र सरकार के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के वेतन और अलाउंसेंस और पेंशन की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश ये वेतन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, याद रखना है इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 का आंसर आप लोग बताइए। बताना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को कितने लेवल में बांटा गया है, ठीक है। आप लोग बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बताना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन को कितने लेवल में बांटा गया है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर है 10 लेवल, 15 लेवल, 18 लेवल और 25 लेवल, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 18 लेवल, ठीक है, 18 लेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी पे स्ट्रक्चर के कुल 18 लेवल होते हैं, ठीक है, जहां लेवल 1 न्यूनतम और लेवल 18 उच्च पद होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लेवल 1 कर्मचारी की वर्तमान में किस न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि लेवल 1 जो कर्मचारी होते हैं उनके वर्तमान में किस न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कार्य करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किस बेसिक सैलरी पर कार्य किया जाता है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि लेवल 1 कर्मचारी वर्तमान में किस न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। आप लोग का ऑप्शन है 15,000, 18,000, 21,000 और 25,000, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। दोस्तों ये अभी वर्तमान में पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में पूछ रहा है तो मतलब आप लोगों को 7वां पे कमीशन के अनुसार बताना है, ठीक है। 7वां पे कमीशन के अनुसार लेवल 1 कर्मचारी का जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है उनको कितना है, तो वो आपका बी सही है, ठीक है, 18,000, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी कितना है, तो 18,000 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को 12 नंबर, ठीक है। बताना है कि यदि फिटमेट फैक्टर 2.15 माना जाए तो लेवल 1 की नई बेसिक सैलरी कितना हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को बताना है कि जो अगर यदि फिटमेट फैक्टर 2.15 माना जाता है, अगर जाएगा तो लेवल 1 की नई बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन है 30,000, 38,700, 45,000 और आपका 51,480 रुपया। अगर मान लीजिए कि फिटमेट फैक्टर 8वां पे कमीशन में अगर यदि फिटमेट फैक्टर 2.15 माना जाए तो लेवल 1 की नई बेसिक सैलरी कितना हो जाएगी। तो आप लोग को मालूम है दोस्तों कि 7वां पे कमीशन में लेवल 1 की सैलरी कितना थी, तो 18,000 थी, ठीक है। 18 में 2.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 38,700, ठीक है। तो आपका बी नंबर सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों 8वां पे कमीशन में जितना भी फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा उसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यदि फिटमेंट फैक्टर अगर 2.15 से अधिक लगेगा तो जितना बेसिक पे है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका बेसिक सैलरी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कैबिनेट सचिव का पद किस वेतन लेवल के अंतर्गत आता है? ठीक है, आप लोग बताना है कि जो कैबिनेट सचिव का पद जो होता है वो किस वेतन लेवल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है लेवल 15, लेवल 16, लेवल 17, लेवल 18। ठीक है, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर सही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 18 लेवल तक है, 18 लेवल होता है। ठीक है, कैबिनेट जो सचिव होता है उनका पद जो होता है वो किस वेतन लेवल के अंतर्गत आता है? तो 18वां वेतन लेवल के, ठीक है, 18 लेवल में आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के पास बताना है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव के बेसिक सैलरी कितना है। ठीक है, आप लोग बताना है कि कैबिनेट, वर्तमान में कैबिनेट जो सचिव होता है उनका बेसिक सैलरी कितना है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। आप लोग को ऑप्शन है 1.5 लाख रुपया, 2.0 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव का बेसिक सैलरी कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, डी सही हो, इसका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि जो वर्तमान में कैबिनेट सचिव के बेसिक सैलरी जो है वो 2.5 लाख रुपया है। वर्तमान में नियमों के अनुसार कैबिनेट सचिव को 2.5 लाख रुपया प्रति माह बेसिक वेतन मिलता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आप लोग को, आप लोग को बताना है कि जो एरियल होता है उनका क्या अर्थ होता है। सैलरी में आप लोग सुने होंगे कि एरियल्स, एरियल्स का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग को दिया गया है कि भविष्य में मिलने वाला बोनस या बकाया वेतन या पेंशन का अंतर। सी में दिया है कर्मचारी की यात्रा भत्ता, या डी में दिया है महंगाई भत्ता। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एरियल्स, एरियल्स का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सिक्स। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा कि बकाया वेतन पेंशन का अंतर। ठीक है, ये प्रभावित तिथि और वास्तविक भुगतान तिथि के बीच में जो वेतन नहीं मिल पाया उसे एरियल के रूप में बाद में दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रभावित तिथि और वास्तविक भुगतान तिथि के बीच में जो वेतन नहीं मिल पाता है उसे एरियल के रूप में बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकाया वेतन या पेंशन का अंतर। ठीक है, तीन नंबर आप लोग बताना है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। ठीक है, इसमें बताना है कि रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्टिव और इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया है कि भविष्य की तारीख से लागू होना, या पिछली तारीख से लागू होना, या केवल नए कर्मचारियों पर लागू होना, और डी में है कभी लागू नहीं होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है। ठीक है, 16 का जो है वो बी नंबर सही है। ये पिछली तारीख से लागू होने वाला। ठीक है, ये पिछली तारीख से लागू होने वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं हम कि वेतन आयोग की सिफारिशें पिछली प्रभावी तिथि से 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, भले ही भुगतान बाद में शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को, 17 नंबर। ठीक है, बताना है कि सरकारी खर्चों में सैलरी और पेंशन को किस श्रेणी में रखा जाता है। आप लोग बताना है कि सरकारी खर्चों में सैलरी और पेंशन को किस श्रेणी में रखा जाता है। आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप लोग बताना है कि कैपिटल एक्सपी एक्सपेडिचर। ठीक है, आप लोग बताना है कि सरकारी खर्चों में सैलरी और पेंशन को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो कैपिटल एक्सपेडिचर, दूसरा है ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा ऑप्शन है विकास व्यय, और चौथा ऑप्शन है योजना व्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये बी नंबर जो है वो सही है। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सैलरी और पेंशन से सरकार की कोई संपत्ति
नहीं बनती, इसीलिए इसे रेवेन्यू एक्सपीडिचर या राजस्व व्यय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को। 18 नंबर, वह खर्च जिससे सरकार की संपत्ति बढ़ती है या देनदारी कम होती है क्या कहलाती है? आप लोगों को बताना है कि वह खर्च जिससे सरकार की संपत्ति बढ़ती है या देनदारी कम होती है उसे क्या कहा जाता है? आप लोग के सामने ये ऑप्शन है, राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय या परिचालन व्यय या ब्याज भुगतान। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय। ठीक है, आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। वह खर्च जिससे सरकार की संपत्ति बढ़ती है या देनदारी कम होती है क्या कहलाती है, तो वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, 18 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि कैपिटल एक्सपीडिचर वह है जिससे देश के बुनियादी ढांचे या संपत्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को 19 नंबर। ठीक है, बताना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता कितना हो जाता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो नए अगर वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन है 50% हो जाएगा कि 100% हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा कि पिछले ही बना रहता है, जो पिछला मतलब मिल रहा है वही बना रहेगा कि शून्य हो जाएगा कि 100% होगा कि 50% होगा। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें 8वां वेतन आयोग से लिया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी सही है, शून्य हो जाता है। ठीक है, और नए वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता क्या होता है, तो क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। ठीक है, नए वेतन संशोधन के बाद पुराना जो डीए और बेसिक पे से जुड़ा जुड़ा जाता है और नए डीए आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है 20 नंबर। ठीक है, बताना है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता लगभग कितना प्रतिशत के स्तर पर है। ठीक है, आप लोग बताना है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता जो है वो कितना लगभग कितना प्रतिशत के स्तर पर है। आप लोग को एक रेंज दिया गया है, उसमें बताना है कि कितना अभी महंगाई भत्ता है 2024 के अंत तक। ठीक है, इसमें 40% है, बी में है 50%, सी में है 57 से 58% या डी में है 70%। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि कुछ स्रोतों के अनुसार आपको वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है वो 57 से 58% है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 57 से 58% के स्तर तक पहुंच चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर बताना है। 21 नंबर में दोस्तों कि एक साथ लैम्प सम मिलने पर टैक्स रिलीफ के लिए आयकर को कौन सी धारा उपयोग की जाती है। तो आप लोग को बताना है कि इस आप लोग को ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 80 के सी, अगला है सेक्शन 89 के 1, और अगला है सेक्शन 10 के 10D, और अगला है सेक्शन 24। ठीक है, तो इसका बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 21 नंबर का बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बी सही है और बी सही है क्योंकि ये आयकर अधिनियम के धारा 89(1) कर्मचारियों के बकाया वेतन पर टैक्स की गणना से राहत प्रदान करती है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो 89(1) है वो कर्मचारियों को जो आयकर अधिनियम की धारा 89(1) कर्मचारियों की बकाया वेतन पर टैक्स की गणना में राहत प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। बताना है कि 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, आप लोग बताना है कि 8वां वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा
कब किया गया था। ठीक है, आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन है जनवरी 2025 में किया गया था, कि अक्टूबर 2025 में किया गया था, कि दिसंबर 2026 में किया गया था, कि मार्च 2024 में किया गया था। आप लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 8वां वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा कब किया गया था। ठीक है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा किया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में वेतन आयोग के विचार विचार विचारार्थ विषयों की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताना है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि वेतन आयोग के सिफारिश से लगभग कितने केंद्रीय कर्मचारी को सीधे प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो अगर थी वेतन आयोग के सिफारिश से लगभग कितने केंद्रीय कर्मचारी सीधे प्रभावित होते हैं। ठीक है, आप लोग बताना है। ऑप्शन है 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। ठीक है, तो बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो 8वां वेतन आयोग से लगभग 50 लाख। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 लाख। ठीक है, लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। आप लोग याद रखना है कि जो कर्मचारी है वो कितने हैं, लगभग 50 लाख। याद रखना है कि 50 लाख लगभग प्रभावित होंगे, और जो पेंशन धारी जो है वो कितना है, तो 65 लाख। ठीक है, 65 लाख पेंशनधारी है। ठीक है, तो ये प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर बताना है कि फिटमेट फैक्टर की गणना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिटमेट फैक्टर दोस्तों वो है जो आपका बेसिक सैलरी जो है ना, मतलब उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका बेसिक सैलरी निकलेगा। ठीक है, तो बताना है कि फिटमेट फैक्टर की गणना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें कर्मचारियों की संख्या, या मुद्रास्फीति, या जीवन यापन की लागत, या सी में है अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार, और डी में है वर्षा की मात्रा। इसमें बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि मुद्रास्फीति एवं जीवन यापन की लागत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यह महंगाई और मुद्रास्फीति और तय करता है कि कर्मचारी की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए वेतन में कितनी वृद्धि जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बताना है आप लोग को, क्या वेतन आयोग राज्य के लिए भी अनिवार्य सिफारिश देता है। आप लोग बताना है कि क्या वेतन आयोग राज्य के लिए भी अनिवार्य सिफारिश देता है। आप लोग ऑप्शन है हाँ, बी में है नहीं लेकिन राज्य अक्सर अपनाते हैं, और सी में है केवल दिल्ली के लिए, और डी में है केवल केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि क्या वेतन आयोग राज्यों के लिए भी अनिवार्य सिफारिश देता है। चलिए 25 का आंसर कीजिए दोस्तों। 25 का आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं लेकिन राज्य अक्सर ये अपनाते हैं। ठीक है, ये वेतन आयोग का अनिवार्य सिफारिश मतलब नहीं देता है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार अक्सर ये अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 25 का बी हो जाएगा, क्योंकि वेतन आयोग सीधे तौर पर राज्य के लिए नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार पेटेरिटी बनाए रखने के लिए केंद्र की सिफारिश को लागू करता है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर में बताना है दोस्तों आप लोग को कि 7वां वेतन आयोग ने औसतन वेतन में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि किया था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि 7वां वेतन आयोग ने औसतन कितने में औसतन वेतन में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि की थी। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन है 10%, 15%,
23% और 35%। आप लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि 7वां वेतन आयोग ने औसतन वेतन में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि किया था। ठीक है, तो बताना है कि 26 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 23%। आप लोग याद रखना है 23%। 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के बाद कर्मचारियों के कुल वेतन में औसतन 23 पॉइंट याद रखना है 23.55% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, 7वां वेतन आयोग के औसतन वेतन में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 23.55% की वृद्धि देखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों 27 नंबर। ठीक है, 27 में बताना है दोस्तों कि सरकार 8वें वेतन आयोग की क्रियान्वयन को चुनाव के करीब क्यों ले ले जा सकती है। ठीक है, बताना है दोस्तों को 8वां वेतन आयोग के क्रियान्वयन को चुनाव के करीब क्यों ले जा सकती है। ठीक है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन है बजट की कमी, राजनीतिक लाभ, तकनीकी समस्या, कर्मचारियों की मांग। आप लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को चुनाव के करीब क्यों ले जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक लाभ। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को चुनाव के करीब ले जा सकती है। ठीक है, 2029 के चुनाव से पहले एरियल और वेतन वृद्धि देना कर्मचारियों की खुश करने का एक रणनीतिक तरीका हो सकता है। ठीक है, ये सरकार की एक तरीका हो सकता है। चुनावी लाभ जो 2029 में चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 उनतीस से पहले एरियल और वेतन वृद्धि देना कर्मचारियों की खुश करने का एक रणनीति तरीका हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक लाभ। अगला बताना है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है उपभोग बढ़ता है, महंगाई कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, निर्यात घटता है। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डिस्पो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है उपभोग बढ़ता है। ठीक है, ये 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कर्मचारी के हाथ में खर्च करने योग्य पैसा बढ़ता है तो वे अधिक सामान खरीदते हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपभोग बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बताना है आप लोग को, ओल्ड पेंशन स्कीम किस प्रकार की योजना है। आप लोग बताना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ओपीएस, वो किस प्रकार की योजना है। ठीक है, आप लोग बताना है कि ये किस प्रकार की योजना है। आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अंशदायी या गैर अदायी। तीसरा ऑप्शन है, बी नंबर में है गैर अंशदायी, और सी में है स्वैच्छिक, और डी में है निजी। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो किस प्रकार की योजना है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ये गैर अंशदायी है। ठीक है, इसका 29 का बी हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कैसा अथी है, तो गैर अंशदायी है। ठीक है, क्योंकि पुराने पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, इसीलिए इसे गैर अंशदायी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बताना है आप लोग को कि वेतन आयोग के रिपोर्ट और कार्यान्वयन के बीच में समय अंतराल का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, आप लोग बताना है कि वेतन आयोग के रिपोर्ट और कार्यान्वयन के बीच की समय अंतराल का मुख्य कारण क्या होता है। सरकार की अनिच्छा, या डेटा संग्रह और पेरोल प्रक्रिया, या सी में है सुप्रीम कोर्ट का
स्टे, और डी में है हड़ताल। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका क्या कारण हो सकता है। जो वेतन आयोग का रिपोर्ट जो है, जैसे मान लीजिए 2026 में आपका 1 जनवरी 2026 से अगर लागू होता है वेतन आयोग, तो और ये आपको मिलेगा कब से, मतलब ये 2027 या 28 या 29 से पहले मतलब मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इसका इसमें बताना है कि आपको वेतन आयोग के रिपोर्ट के और कार्यान्वयन के बीच के समय अंतराल का मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, ये 30 नंबर का बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 30 नंबर में इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेटा संग्रह और पेरोल प्रक्रिया है। ठीक है, और क्योंकि ये आयोग के विभिन्न विभागों में डेटा एकत्र करने और मंत्रालय में वेतन संरचना बदलने में समय लगता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये डेटा संग्रह और पेरोल प्रक्रिया है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर में दोस्तों बताना है आपको 31 में कि ग्रुप ए अधिकारियों की प्रारंभिक वेतन स्तर क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप ए में जो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन जो होता है वो कितना, किस लेवल का होता है। ठीक है, आप लोग बताना है लेवल 1 का, कि लेवल 6 का, कि लेवल 10 का, कि लेवल 13 का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये लेवल 10 का होता है। ठीक है, 10 का। जो ग्रुप ए अधिकारी का प्रारंभिक वेतन स्तर क्या होता है, तो लेवल 10 का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेवल 10 का होता है। याद रखना है कि लेवल 1 जो अधिकारी होता है, अधिकारी जो होता है वो प्रारंभिक वेतन स्तर क्या होता है, तो लेवल 10 का होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ए के राजपत्रित अधिकारी आमतौर पर लेवल 10 से अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 32 नंबर। ठीक है, आप लोग को बताना है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग के सिफारिश की अनुमानित लाभ किस पर आधारित है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि 8वां वेतन आयोग का सिफारिशों का अनुमान लगभग किस लाभ किस पर आधारित है। ठीक है, ये आयु पर है, कि शिक्षा पर है, कि फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स पर है, कि निवास स्थान पर है। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि ये वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारी के वर्तमान पे लेवल पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आप लोग को 33। ठीक है, यदि राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग बताना है कि राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आपको लगा है कि करों में कमी होगा, कि सरकार की उधारी में वृद्धि होगी, कि खर्च में कमी होगी, कि मुद्रा मजबूत होगा। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सरकारी उधारी में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी उधारी में वृद्धि होगी, क्योंकि राजकोषीय घाटे के भरने के लिए सरकार को बाजार या संस्था में ऋण ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, इसका कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी उधारी में वृद्धि। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों 35 नंबर आपको बताना है। 35 में दिया गया है कि दोस्तों कि प्रभावित तिथि का क्या महत्व है। आप लोग को बताना है कि जो प्रभावित प्रभावित तिथि का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको लोग का है कि रिपोर्ट जमा, या वेतन गणना शुरू, या रिटायरमेंट, या बजट। आप लोग बताना है कि जो प्रभावित तिथि होती है उसका क्या महत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस दिन में वेतन वृद्धि की गणना की शुरुआत होती है। ठीक है,
आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि इस दिन वेतन वेतन वृद्धि की गणना की शुरुआत होती है, क्योंकि प्रभावित तिथि जो 1 जनवरी 2026 है दोस्तों, वह मील का पत्थर है जिससे कर्मचारी नए वेतन के हकदार बन जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर। ठीक है, आप लोग को बताना है दोस्तों कि जो वेतन आयोग लागू होने से निजी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर 8वां वेतन लागू होता है तो निजी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वेतन घटता है या वेतन बढ़ाने का दबाव या बंद हो जाता है या कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेतन बढ़ाने का दबाव। टैलेंट रिटेशन के लिए निजी क्षेत्र को भी वेतन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सरकार वेतन बढ़ाने पर निजी क्षेत्र की अच्छे कर्मचारियों को अपने पास रखने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वेतन देना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर। 37 बताना है आप लोग को कि वर्तमान में लेवल 5 कर्मचारी का बेसिक सैलरी कितना है। आप लोग को बताना है कि वर्तमान में लेवल 5 कर्मचारी का बेसिक सैलरी जो है वो कितना है, यानी 7वां पे कमीशन के अनुसार आप लोग को बताना है कि लेवल 5 का जो कर्मचारी होते हैं उनका बेसिक सैलरी कितना है। आप लोग का ऑप्शन है 21,700, 29,200 और सी में है आप लोग का 35,400 और डी में है 44,900। ठीक है, तो बताना है कि लेवल 5 के जो कर्मचारी होते हैं उनके बेसिक सैलरी कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 29,200। ठीक है, क्योंकि वेतन पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 5 की बेसिक सैलरी 29,200 सैलरी है। ठीक है, लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं बेसिक सैलरी उनका बेसिक सैलरी जो है वो 29,200 है। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि 8वां वेतन आयोग में पेंशन भोगियों की क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो 8वां वेतन आयोग जो लागू किया जाएगा तो उसमें जो पेंशनधारी लोग हैं उनको क्या लाभ होगा। पहला ऑप्शन है बोनस, दूसरा ऑप्शन है पेंशन वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है पेंशन बंद, या डी में है 5% की वृद्धि। तो बताना है कि 8वां वेतन आयोग में पेंशन भोगी जो है उनको क्या लाभ मिलेगा। अगर 8वां वेतन लागू भारत में होता है तो तो जो पेंशन भोगी भोगी हैं उनको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन है बोनस, पेंशन वृद्धि और पेंशन बंद या 5% की वृद्धि। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, पेंशन वृद्धि, उनकी पेंशन में भी फिटमेट फैक्टर के अनुसार वृद्धि होगा। और वेतन आयोग केवल सेवारत और कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पेंशन भोगियों की पेंशन में भी संशोधन करता है। ठीक है, पेंशन में क्या होगा तो वृद्धि होगा। ये आपका बी नंबर राइट आंसर है। अगला बताना है 39। ठीक है, 39 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है कि वेतन आयोग के अध्यक्ष के परंपरा को क्या रही है। आप लोग बताना है कि जो वेतन आयोग के अध्यक्ष जो बनाया जाता है उसकी परंपरा क्या रही है। ठीक है, इस आपको शुरू में बताए थे इस क्वेश्चन का आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन था उसमें बताए थे इसकी ये जिसका जो अध्यक्ष जो वेतन आयोग का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो किसको चुना जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है राजनेता, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, या तीसरा ऑप्शन है उद्योगपति और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको शुरू में बताए थे हम कि जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो रिटायरमेंट जज होते हैं उनको ये वेतन आयोग का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यह एक लंबी परंपरा है और यह वेतन आयोग की कमान सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथ में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
अगला 40 नंबर क्वेश्चन बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है। आप लोगों को बताना है कि 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट जो है वो कब तक आने की संभावना है। आप लोग को ऑप्शन है दिसंबर 2025 तक, कि मई 2027 तक, कि जनवरी 2026 तक, कि 2030 तक है। आप लोग को बताना है कि 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है। आप लोग इसका कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मई 2027 तक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, मई 2027 तक। 8वां वेतन आयोग के रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है, तो मई 2027 तक आने की संभावना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आयोग का डेटा जो विश्लेषण और रिपोर्ट के तैयार करने के लिए लगभग 18 से 20 महीने लगता है, ठीक है। 18 से लगभग 20 महीना जो इसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 से 20 महीने दिए गए हैं, जिसमें रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, ठीक है। आप लोग याद रखना है कि 2027 के मध्य यानी मई तक, याद रखना है कि मई तक आने का संभावना है, ठीक है। 41 41 क्वेश्चन में बताना है दोस्तों आप लोग को कि उच्च वेतन प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बताना है कि उच्च वेतन प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग बताना है, अगला क्वेश्चन है 41 कि उच्च वेतन प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार, दूसरा है कुशल लोग आकर्षित, तीसरा ऑप्शन है काम का, काम 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 कम, और चौथा ऑप्शन है फाइलें रुकती हैं। तो इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, कि उच्च वेतन में प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 41 नंबर क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि उच्च वेतन में प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन है भ्रष्टाचार, कुशल लोग आकर्षित, या कम काम, या फाइलें रुकती हैं। तो इसका आंसर बताना है कि क्या होगा 41 का। तो 41 का आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुशल लोग आकर्षित, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि अधिक कुशल लोग सरकारी सेवा की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि वेतन प्रतिस्पर्धा होगा तो मेधावी युवा निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी में सेवा देना पसंद करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 42 में बताना है दोस्तों कि रियल इनकम बढ़ाने का क्या अर्थ होता है। जो रियल इनकम बढ़ाने का क्या अर्थ होता है। आप लोग का ऑप्शन है कागजी वेतन, महंगाई घटाकर वास्तविक क्रय शक्ति, और सी में है केवल डीए, और डी में है आधा वेतन। इसका बताना है कि रियल इनकम बढ़ाने का क्या अर्थ होता है। 42 का बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति को घटाने के बाद शुद्ध क्रय शक्ति में वृद्धि, ठीक है। बी नंबर सही है, ठीक है। बी नंबर सही है, मुद्रा को घटाने के बाद शुद्ध क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि वेतन आयोग का उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं बल्कि महंगाई के बावजूद कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी है, ठीक है। इसके इसलिए बी आंसर सही है, इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43। 43 में दोस्तों बताना है आप लोग को कि 7वां वेतन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां वेतन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। आप लोग को बताना है, क्योंकि शुरू में बताए थे कि कितने साल पर ये लगा थी। जो वेतन आयोग जो गठित होता है वो कितने साल के अंतराल पर किया जाता है, वो आप लोग को मालूम हुआ था, क्योंकि 8वां वेतन जो जनवरी 2026 में आने वाला है, तो आप उससे माइनस करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताना है, ऑप्शन दिया है 2012, 2014, 2016, 2018। इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि 7वां वेतन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है 2014 में जो 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, ठीक ठीक है। और 31 दिसंबर 2025 को जो 7वां वेतन आयोग का गठन का जो आखिरी डेट था, जो 31 दिसंबर 2025 को ये खत्म हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 में जो 7वां वेतन का गठन किया गया था, ठीक है।
राइट आंसर हो जाएगा 2014। और जो 7वां वेतन जो 2014 में हुआ था, और इसका जो सिफारिशें जो 2016 से लागू की गई थी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि 2 साल के बाद इसको लागू किया गया था। जो 2014 में 7वां वेतन का गठन किया गया था, और ये मिलना कब से स्टार्ट हुआ, तो 2016 से। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 में 8वां वेतन लागू हो रहा है, तो 2 साल 2 साल यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 2027-28 तक, मतलब आप लोगों को मिलने का अनुमानित है 2027-28 तक, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर बताना है दोस्तों आप लोगों को, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन का बोझ किस पर पड़ता है, ठीक है। आप लोग बताना है कि जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन का बोझ किस पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है कर्मचारी पर, कि सरकार पर, कि बैंक पर, कि संस्था पर, ठीक है। आप लोग बताना है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरकार पर, ठीक है। यह पूरी तरह से सरकार पर है, क्योंकि कर्मचारी इससे योगदान नहीं देता है, इसीलिए सरकार को इसे पूरी अपनी तरह खजाने से वहन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किस पर बोझ पड़ेगा, तो ये सरकार पर पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को दोस्तों। अगर आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि वेतन आयोग से राजस्व कोष बोझ का मुख्य कारण क्या है। आप लोग बताना है कि वेतन आयोग से राजस्व कोषीय बोझ का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है भर्ती, दूसरा ऑप्शन है एरियल्स और बढ़ी सैलरी, और तीसरा है स्टेशनरी, और चौथा है विज्ञापन, ठीक है। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वेतन आयोग के राजकोषीय बोझ का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि एक मुक्त एरियल भुगतान और बढ़ी हुई वार्षिक पेंशन और सैलरी सैलरी देना, ठीक है। क्योंकि एरियल एक साथ भुगतान करना सरकार के बजट पर बड़ा शौक या बोझ पड़ता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 46 नंबर, ठीक है। 46 में दोस्तों आप लोग बताना है कि लेवल 13 से 18 किस समूह में आते हैं, ठीक है। जो लेवल 13 से 18 जो है लेवल, वो किस समूह में आते हैं। ग्रुप सी में आते हैं, कि ग्रुप बी में आते हैं, कि ग्रुप ए में आते हैं, कि ग्रुप डी में आते हैं, ठीक है। आप लोग बताना है कि जो लेवल 13 से 18 हैं वो किस समूह में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है। ये सी आंसर हो जाएगा, ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है। लेवल 13 से 18 तक के अधिकारी ग्रुप ए श्रेणी में आते हैं, जिनमें वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को बताना है 47 नंबर क्वेश्चन में कि 8वां वेतन आयोग का डेटा संग्रह कौन करता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वीवीआई है। आप लोग बताना है कि 8वां वेतन आयोग का डेटा संग्रह किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है आयोग के टीम के द्वारा, कि पुलिस के द्वारा, कि बैंक के, कि एनजीओ के द्वारा। चलिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोग के टीम के द्वारा, ठीक है। ये पहला आंसर हो जाएगा इसके द्वारा। तो आयोग के जो टीम होती है उसके उसके द्वारा 8वां वेतन आयोग का वेतन का जो डेटा संग्रह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो आयोग का टीम के द्वारा किया जाता है। आयोग अपनी बैठकों और विशेषज्ञों के माध्यम से विभिन्न विभागों और कर्मचारियों की यूनिको से डेटा लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर, ठीक है। बताना है आप लोग को 48 नंबर।
48 में दोस्तों बताना है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ रक्षा कर्मियों को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा तो क्या रक्षा कर्मियों को मिलेगा। ऑप्शन है पहला में नहीं, दूसरा में हाँ, तीसरा में है केवल थल सेना को, और डी में है केवल अधिकारी को। आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो रक्षा कर्मी जो हैं वो सब क्या है, तो केंद्रीय कर्मचारी के रूप में आते हैं। ठीक है, केंद्रीय मतलब केंद्र के विभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो रक्षा कर्मियों को भी लाभ इससे मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। ठीक है, क्योंकि केंद्र वेतन आयोग की सिफारिश रक्षा कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। ठीक है, आप लोग बताना है कि 49 में का राइट आंसर क्या होगा। वेतन आयोग में पेरेटी का अर्थ क्या होता है। आप लोग बताना है कि वेतन आयोग में पेरेटी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है असमानता, दूसरा ऑप्शन है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, और तीसरा ऑप्शन दिया है बोनस, और डी में दिया है वेतन कटौती। ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ठीक है, 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कुशल लोगों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर न रहे। ठीक है, इसलिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग की चर्चा क्यों बढ़ी है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि 8वां वेतन आयोग का चर्चा क्यों बढ़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 1 जनवरी 2026 नज़दीक है, या बी में रद्द है, या सी में नई करेंसी, या डी में हड़ताल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से नया चक्र शुरू होना होना है, इसीलिए कर्मचारियों के बीच उत्साह और चर्चा बढ़ी हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2026 नज़दीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच किए, और ऐसा ही वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आप लोग को मिले। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 8वां पे कमीशन है, क्योंकि आने वाला जितना भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहेगा, और इसमें आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाएगा, जिससे आप लोग का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।